हेलो बच्चों, रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सारी रिवीजन वीडियोस मिल रही होगी। आज हम रिवीजन करेंगे एफ और डी ब्लॉक, यानी हमारे केमिस्ट्री में 5th चैप्टर है एफ और डी ब्लॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। डी ब्लॉक एस व पी के मध्य होता है। जो डी ब्लॉक है वो एस ब्लॉक अपना ये है और पी ब्लॉक ये है, तो ये एस व पी के क्या होता है, मध्य में स्थित होता है। इसमें टोटल वर्ग 10 होते हैं और टोटल आवर्त 4 होते हैं, और टोटल तत्व की बात करें तो 40 तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में 2 प्रकार की धातुएं आती हैं, संक्रमण धातुएं और असंक्रमण धातुएं। जो सभी धातुएं होती हैं वो तो संक्रमण धातुएं होती हैं, और जो 12वें वर्ग की धातुएं होती हैं वो असंक्रमण धातुएं होती हैं। जैसे हम देखते हैं, अपना 12वां वर्ग ये रहा, जिंक, कैडमियम और पारा, ये तीनों कौन सी है, असंक्रमण धातुएं। इसमें 3 से 12 वर्ग होते हैं और 4, 5, 6, 7 आवृत होते हैं। संक्रमण धातु 3 से 11 जो वर्ग की धातुएं होती है वो संक्रमण धातुएं होती है, और असंक्रमण धातुएं 12वें वर्ग की धातुएं होती हैं। संक्रमण धातु का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। संक्रमण धातु में डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है और असंक्रमण धातुओं में डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n- डी कक्षक में भरा जाता है। 12वें वर्ग में उपस्थित धातुएं जिंक, कैडमियम और पारा क्या होती हैं, असंक्रमण धातुएं होती हैं। अब हम असंक्रमण धातुओं के लक्षण देखेंगे। धात्विक लक्षण, सभी के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इनके भौतिक गुण, यह उच्च तनन सामर्थ्य होती है, यानी इनमें तन्यता का गुण क्या होता है, उच्च होता है। आघात वर्धनीयता तथा उच्च ताप सहन होती हैं। विद्युत चालकता पाई जाती है। धातुओं में चमक होती है, और ज़्यादातर संक्रमण धातुएं अधिक कठोर होती हैं। अल्प वाष्पशील होती हैं। इसमें चमक का जो गुण है वो इलेक्ट्रॉन की संख्याओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक व क्वथनांक एस ब्लॉक से अधिक होता है, क्योंकि धात्विक गुण अधिक होते हैं, धात्विक बंध अधिक होते हैं और अर्धपूरित डी कक्षक होते हैं। एस ब्लॉक से ज़्यादा कठोर होती हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। यह सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं क्योंकि अर्धपूरित डी कक्षक के कारण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। सहसंयोजिक यौगिक वो होते हैं जो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। एक क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम, पारा असंक्रमण धातु हैं क्यों? तो इसका आंसर जाएगा अर्धपूरित डी कक्षक, लेकिन इससे अच्छा आंसर जाएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण। असंक्रमण धातु युग्मित इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध नहीं बनाते। गलनांक व क्वथनांक अपने ही आवृत्ति में क्या होता है, कम होता है। डी ब्लॉक में न्यूनतम जो गलनांक होता है वो पारा का होता है, जो कि होता है -38 सेंटीग्रेड। सबसे उच्च गलनांक होता है टंगस्टन का, जो 3800 सेंटीग्रेड होता है। अब हम बात करेंगे इनके घनत्व की। संक्रमण तत्वों के परमाणु आयतन वर्ग फर्स्ट ए और सेकंड ए के तत्वों से कम होता है, यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए, हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की, इन तत्वों से क्या होता है, कम होता है। और बढ़ते हुए परमाणु आकार के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, और बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय आयतन घटता है, लेकिन परमाणुवीय द्रव्यमान बढ़ता है, इसीलिए आवृत्त में घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा घनत्व ओसीएम का होता है। इसमें लेकिन एक अपवाद है, जिंक, जो कि उच्चतम परमाणुवीय आयतन है, लेकिन इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब हम बात करेंगे आयनन एंथैल्पी की। आयनन एंथैल्पी ये होता है, जैसे हमारे पास कोई परमाणु है, बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके आसपास की जो कक्षाएं होती है, उसके जो बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको निकालने में जो लगी ऊर्जा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। आयनन ऊर्जा निम्न प्रकार की होती है, जैसे प्रथम आयनन ऊर्जा और तृतीयक आयनन ऊर्जा, द्वितीयक आयनन ऊर्जा की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी पी, अगर हम एस और पी ब्लॉक की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी किसकी होगी, पी ब्लॉक की होगी, और एस ब्लॉक की कम होगी। और अगर हम तीनों ब्लॉक की बात करें, एस, डी और पी, तो सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक की आयनन एंथैल्पी होगी, फिर डी की होगी, फिर एस की होगी। लेकिन डी ब्लॉक में आयनन एंथैल्पी एस व बी ब्लॉक की क्या होती है, मध्यवर्ती होती है, और प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है। मध्य में क्या होती है, प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है, और द्वितीयक व तृतीयक क्या होती है, सबसे कम होती है। जैसे स्कैंडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसकी कौन सी एंथैल्पी होगी, प्रथम आयनन एंथैल्पी होगी।
और जो स्कैंडियम है वो बहुत कम विद्युत धनी संक्रमण तत्व होता है। असंक्रमण तत्व है, जिंक क्या है? असंक्रमण तत्व है और प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है अपने आवर्त में। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण पूरित डी कक्षक के कारण सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होगी। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें पूछा है कि सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होगी, तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा मैग्नीज की होगी, क्योंकि इसमें से क्या निकल रहे हैं? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और जो आयनन एंथैल्पी है वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी घटेगी और अगर आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी तो आकार घटेगा। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक के संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं की। संक्रमण धातु में कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं रखते हैं तथा कुछ तत्वों को छोड़कर सभी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं रखते हैं, जैसे कि स्कैंडियम और जिंक। अगर तीसरी श्रेणी की बात करें तो स्कैंडियम और जिंक ये अपरिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की होती है, जो कि +2 से +7 तक होती है। और कोबाल्ट की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 4 और निकल की +3, कॉपर की +2 और कॉपर की +1 भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। Ru की ऑक्सीकरण अवस्था +8 होती है। OS ओसियम की होती है +8, Re की होती है +7। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयक विभव, ये हमारे 2 प्रकार से सहायक होता है। ये हमें तत्वों के बारे में, जैसे जो E0 मानक अपचयक विभव होता है वो 2 प्रकार से सहायक होता है। एक तो कि किस तत्व की क्रियाशीलता कितनी ज़्यादा है, उनकी स्थायी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका पता लगवाता है। आयनन एंथैल्पी के साथ में दूसरे कारक जैसे ऊर्ध्वातापर की एंथैल्पी, जल योजन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी आदि विलय में विशेष ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। और जिंक की निश्चित इलेक्ट्रोड विभव होता है जो कि होता है -0.76। संक्रमण धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनन प्रवृत्ति की हो जाती है, यानी धातु में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो कौन सी प्रवृत्ति की हो जाती है? आयनन प्रवृत्ति की हो जाती है। Fe का आयरन का स्थायी यौगिक Fe(X2) होता है। रंगीन आयनन का निर्माण, जो संक्रमण धातुएं होती है वो रंगीन आयनों का क्या करती है? निर्माण करती है। अधिकांश संक्रमण धातुएं के यौगिक ये निम्न यौगिक है जो कि संक्रमण धातुओं के हैं, तो उनके धातु किसमें रंगीन होंगे? एक तो ठोस तथा विलयन अवस्था में क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। संक्रमण धातु यौगिक सामान्यतः अपूर्ण डी कक्षक यानी N-1 डी कक्षक उपकोष की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। संक्रमण धातु यौगिक में उपस्थित 5D कक्षक की ऊर्जाएं जो होती हैं उनमें वो बराबर नहीं होती। केंद्रीय धातु से ऊर्जाओं का विपाटन हो जाता है। धातुओं का रंग इन्हीं ऊर्जा स्तरों पर क्या करता है? निर्भर करता है। समान ऊर्जा कक्षकों को डी कक्षक कहते हैं। अब हम बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्म की। यह विभिन्न चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं और ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। सबसे पहले बात करेंगे हम अनुचुंबकीय की। यह संक्रमण धातुएं जो कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती हैं। तो इसमें परमाणुवीय कक्षकों में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी कारण यह अनुचुंबकीय कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय, यह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं यानी प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इसके परमाणुवीय कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अधिकांशतः जो संक्रमण धातुएं होती है वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जाता है चुंबकीय आघूर्ण पर, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है म्यू = n(n+2) Bm। Bm इसकी होती है यूनिट, जिसे हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। संकुल निर्माण, जो संक्रमण धातुएं होती है वो संकुल निर्माण में सहायक होती है। संक्रमण तत्व बहुत अधिक संख्या में संकुल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। संक्रमण धातु संकुल में ऋणात्मक व उदासीन यौगिक बनाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसका होता है केंद्रीय धातु जो कि संक्रमण तत्व होता है और ये होते हैं लिगैंड। संक्रमण धातु ही संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। क्यों? क्योंकि संक्रमण धातुओं के परमाणु
वह आयनों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। आकार छोटा होगा तो उनको ज़्यादा आयन घेर पाएंगे। उच्च नाभिकीय आवेश होता है तथा आयनन विभव होता है। लिगेंड द्वारा एकांगी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्या रखते हैं, वो प्रवृत्ति रखते हैं। अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण। अंतरकाशी यौगिक उन्हें बोलते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन और बोरॉन। ये क्या करते हैं, अगर संक्रमण धातुएं जालक यौगिक बनाते हैं तो वो उनके बीच में जाकर क्या कर देते हैं, ये बैठ जाते हैं यानी फंस जाते हैं। संक्रमण धातुओं में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन अंतरकाशी यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और धात्विक तत्व के कारण देखा जाता है। और ऐसा क्यों देखा जाता है, क्योंकि धात्विक तत्व होते हैं इसीलिए। अंततः संक्रमण धातुओं का उत्प्रेरक के तौर पर काम में लेते हैं। संक्रमण धातुएं अभिक्रिया में मध्यवर्ती की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और ये मध्यवर्ती की तरह कार्य क्यों करते हैं और ये उत्प्रेरक के तौर पर क्यों कार्य करने के लिए सहायक होते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक क्या होता है कि अगर किसी अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक को डालते हैं तो वो अभिक्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है और जल्दी से उत्पाद बनाने का निर्णय लेता है। जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, अस्थायी बॉन्ड बना लेते हैं। और अस्थायी बॉन्ड से क्या करते हैं, जब अभिक्रिया संपन्न होने में आती है तो वो अस्थायी बॉन्ड क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। ये गुणधर्म में, क्योंकि इसमें क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर पाए जाते हैं यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। मिश्रण धातु का निर्माण। यह समांगी ठोस विलयन होता है। मिश्रण धातु से एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का विस्तृत होता है। मिश्रण धातु उस यौगिक की होती है जिनमें धात्विक अंतर क्या होते हैं, 15% होते हैं। सबसे ज़्यादा मिश्रण धातुएं फेरस यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Fe आयरन की। आयरन का दूसरा नाम होता है फेरस। तो मिश्रण धातु होती है, ये सबसे ज़्यादा मिश्रण धातु बनाने में सहायक होती है। किस किस का मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का। इसमें कॉपर होती है 55 से 90% और टिन का मिश्रण होता है इसमें 10 से 25%। पीतल कौन कौन से मिश्रण से बना होता है, कॉपर और जिंक। इसमें कॉपर होता है 60 से 80% और जिंक होती है इसमें 20 से 40%। मैग्नेटन, ये किस किस का मिश्रण होता है, कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर इसमें होता है 87% और टिन इसमें होती है 10%। जिंक होता है, जर्मन सिल्वर का जो मिश्रण है वो कॉपर, जिंक और निकल का होता है और ये सारी चीज़ें अनुपात में ली जाती है। इनका अनुपात होता है 2:1:2। 14 कैरेट सोना, इसमें Au और Ag, चांदी और सोना। 54 तो इसमें Au होता है, Ag इसमें 25% होता है और Cu इसमें होता है 21% होता है। 24 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना में 100% क्या होता है, Au यानी सोना होता है। अब लोहे में Fe में, मतलब लोहे में आयरन में कार्बन की प्रतिशत देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पिटवा लोहा की, जिसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 0.1 से 0.25%। दूसरा आ जाता है स्टील, जिसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 0.25 से 2%। ढलवा लोहा की में कार्बन की परसेंटेज हो जाती है 2.6 से 4%। कच्चा लोहा, इसमें इस कार्बन की प्रतिशत होती है 2.3 से 4.6%। डी। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिकों की। सबसे पहला यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। यह परमैग्नेटिक अम्ल द्वारा सबसे सामान्य लवण होता है, जिसके निर्माण में पायरोल्यूसाइड अयस्क का काम में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिकों की। सबसे पहला यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। यह परमैग्नेटिक अम्ल द्वारा सबसे सामान्य लवण होता है। इसके निर्माण में पायरोल्यूसाइड अयस्क काम में लिया जाता है। जब इसको वायुमंडल ऑक्सीजन व अन्य ऑक्सीकारक जैसे KOH या K2CO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे KNO2 + 4KOH को किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, प्राप्त होता है और प्लस जल प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर हम दूसरे ऑक्सीकारक
जो कि है K2CO3 को भी क्या करेंगे हम, इन दोनों की क्रिया किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएंगे, तो भी हमें क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, प्राप्त होगा। और प्लस में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब पोटेशियम परमैग्नेटिक के जो भौतिक गुण हैं वो जानेंगे। यह जामुनी रंग का क्रिस्टलीय यौगिक होता है। यह पानी में विलय होता है और कमरे के ताप पर। इसके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। यह ऊष्मा के साथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को ऊष्मा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी जिससे हमें ये प्राप्त हुआ था उसी में क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय, उदासीन व क्षारीय यौगिकों के साथ क्या करता है, अभिक्रिया दर्शाता है। दूसरे यौगिक की बात करेंगे हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है KCr2O7। इसके निर्माण की विधि देखेंगे। जब क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ वाद्य भट्टी में के द्वारा क्या करा जाता है, बनाया जाता है। जैसे क्रोमाइट अयस्क को ले लिया जो कि ब्लैक कलर का होता है, ये काले रंग का होता है। इसको हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। यानी वाद्य भट्टी में क्या करेंगे, इसका भर्जन करेंगे, तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, क्रोमेट प्राप्त होगा, जो कि होता है येलो कलर का। दूसरे पद में हम क्या करेंगे, जो क्रोमेट था उसको हम अम्लीय माध्यम यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे को सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होगा। तीसरे पद में हम क्या करेंगे, जो सोडियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त हुआ था उसका हम KCl के साथ में अभिक्रिया करा देंगे, तो हमें प्रॉपर पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। इसके भौतिक गुण देखेंगे। यह नारंगी रंग का क्रिस्टलीय यौगिक होता है। यह ठंडे जल में विलय होता है। इसके रासायनिक गुणधर्म, यह ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। इसका उपयोग शराबी ड्राइवरों के परीक्षण में किया जाता है क्योंकि यह अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। अब हम शुरू करेंगे F ब्लॉक। इसके बाह्यतम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है, जो कि N-2 F कक्षक में भरा जाता है। इसको संक्रमण तत्व या F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब हम बात करेंगे F ब्लॉक की। इसके बाह्यतम कोश में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो F कक्षक में रखा जाता है, जो कि N-2 F कक्षक में होता है। इसको संक्रमण तत्व और F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। अब इनकी हम देखेंगे आवृत में स्थिति। जो ये तीसरा वर्ग है, इसमें छठे आवृत में क्या है, लेंथेनॉइड होता है, और सातवें आवृत में क्या होता है, एक्टेनॉइड होता है। लेंथेनॉइड, इसका आवृत होता है छठा, वर्ग तीसरा होता है, ब्लॉक D होता है, और 58 से 71 तक के तत्व होते हैं। एक्टेनॉइड्स में क्या होते हैं, आवृत सातवां होता है, वर्ग तीसरा होता है, ब्लॉक इसका D होता है, और 90 से 103 तत्व होते हैं। लेंथेनॉइड के जो कुल तत्व है वो 14 होते हैं, और एक्टेनॉइड के भी कुल तत्व कितने होते हैं, 14 होते हैं, और इनके अगर कुल तत्व की बात करें तो 28 तत्व होते हैं। लेंथेनॉइड्स, इन्हें दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं। यह क्रियाशील तत्व होते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ये स्वतंत्र अवस्था में इसीलिए नहीं पाए जाते क्योंकि ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। हल्के लेंथेनॉइड्स के खनिज जो कि होते हैं मैनाजाइड और सीराजाइड। भारी लेंथेनॉइड्स के खनिज जो होता है मेनोजाइड। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। जैसे Ce, जो कि Ce का परमाणु क्रमांक होता है 58। अब इससे पहले अक्रिय गैस आती है जिनॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 54 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है, जो भरा जाएगा 6s2 4f1 और 5d1 में भरा जाता है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे F ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। इसके बाह्यतम कोश में S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। अब हम बात करेंगे F ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। इसके बाह्यतम कोश में S कोश में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इनमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। लेकिन सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, इसकी +3 होती है। लेंथेनाइड में +3 ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं, लेकिन जो सीरियम होता है SM, उसकी +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके चुंबकीय
अब हम बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्म की। त्रिधनायन होने के कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अतः इसलिए यह अनुचुंबकीय होते हैं। लैंथेनॉइड्स तत्व सबसे अधिक अनुचुंबकीय प्रभाव नियोडाइनियम का होता है। लैंथेनॉइड तत्व में Ce और Yb क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं और कलर नहीं देते रंग। यह अयुग्मित, इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये क्या करते हैं, कलर देते हैं क्योंकि प्रकाश का अवशोषण करते हैं। लैंथेनाइड संकुचन, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आकार घटता है क्योंकि आकार में संकुचन होता है, इसे ही क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। दाएं से बाएं जाने पर आकार घटेगा और वो किसके कारण घटता है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, लैंथेनाइड संकुचन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। समानता लैंथेनाइड की आपसी में। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है, तो आकार कम होगा। वह आयनन ऊर्जा में भी क्या होगी, कम वृद्धि देखी जाती है लैंथेनाइड संकुचन के कारण। लैंथेनाइड संकुचन के निम्न गुणों के द्वारा समझा जा सकता है, जैसे जल अपघटन बढ़ने की प्रवृत्ति, संकुल लवणों का बढ़ना, तापी स्थायित्व तत्वों की कमी, लवणों में विलयता को दर्शाता है। यूरेडियम की लैंथेनाइड से समानता, इसके गुण आपस में समान होते हैं। यूरेडियम को लैंथेनाइड में ही माना जाता है क्योंकि गुण क्या होते हैं, समान होते हैं इनके। लैंथेनाइड की आपसी समानता या असंगत व्यवहार। आकार, इनमें आकार अनियमित होता है क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन के कारण बदलाव देखा जाता है। आयनन विभव तथा विद्युत ऋणता, तीसरी श्रेणी में वृद्धि देखी जाती है। उच्च घनत्व, F ब्लॉक के जो तत्व है लैंथेनाइड, उसका क्या होता है, उच्च घनत्व होता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण घनत्व क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, क्योंकि आकार तत्व का जितना छोटा होगा उसका उतना ही घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि घनत्व क्या होता है, आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैंथेनाइड के उपयोग, लैंथेनाइड में सबसे ज़्यादा उपयोग सीरियम का होता है। इसका उपयोग कांच के विरंजक के रूप में किया जाता है। इन धातुओं का उपयोग सिगरेट व लाइटर के निर्माण में किया जाता है। चमड़े उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। लैंथेनाइड की अभिक्रियाएं, लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एक्टेनॉइड्स, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-25F कक्षक में भरा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम उसकी लेकर आएंगे। ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ स्थायित्व होती है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इनकी ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है, स्थायित्व जो इनका होता है वो बढ़ेगा। एक्टेनॉइड्स में जो प्लूटोनियम है उसकी +7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एक्टेनॉइड में स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। एक्टेनॉइड के गुण, भौतिक गुण, यह सिल्वर सफ़ेद धातु होती है। यह क्षार के साथ खुला छोड़ने पर मलिन हो जाती हैं। घनत्व, इनका घनत्व उच्च होता है थोरियम को छोड़कर। यह रंगीन होते हैं क्योंकि 5F में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। आयनन ऊर्जा, इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है लैंथेनाइड से, यानी लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होगी, लैंथेनॉइड्स की होगी और एक्टेनॉइड्स की कम होगी। यह धनावेशित होते हैं। गलनांक व क्वथनांक, इनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। चुंबकीय गुण, ये अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। एक्टेनॉइड संकुचन, जैसे लैंथेनॉइड संकुचन पाया जाता है वैसे एक्टेनॉइड्स में भी एक्टेनॉइड्स संकुचन पाए जाते हैं। इसमें एक्टेनॉइड संकुचन पाया जाता है। लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में समानता, अब हम देखेंगे कि लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में क्या समानता है। तो सबसे पहली समानता है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था, यानी इसकी भी +3 होती है और लैंथेनॉइड्स की भी +3 होती है। दोनों ध्वनि यौगिक बनाते हैं, इसीलिए ये प्रबल अपचायक होते हैं। दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये क्या होंगे, दोनों अनुचुंबकीय होंगे। दोनों रंगीन होते हैं। दोनों में संकुचन देखा जाता है, जैसे लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड संकुचन देखा था और एक्टेनॉइड्स में एक्टेनॉइड संकुचन देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टेनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स की असमानता कि इनमें असमानता क्या है। पहली है ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें +3, +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एक्टेनॉइड्स में इसमें +3, +6, +5, 7 तक होती है।
लैंथेनॉइड्स जो होते हैं उसमें शंकुल निर्माण की प्रवृत्ति अधिक होती है, लैंथेनॉइड्स में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम होती है और एक्टेनॉइड्स में संकुल निर्माण की जो प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। लैंथेनॉइड्स कम क्षारीय होते हैं और एक्टेनॉइड्स अधिक क्षारीय होते हैं। एक्टेनॉइड्स के गुण या उपयोग देखेंगे। थोरियम, एक्टेनॉइड्स में थोरियम है जिसका उपयोग अधिक किया जाता है। यूरिडियम, नाभिकीय ईंधन के रूप में कांच उद्योग में और दवाइयों के उपयोग में किया जाता है। अब हम देखेंगे रिदम की कुछ बातें, यानी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। मिश्रण धातु जो होता है वो फेरस, हमने डी ब्लॉक के तत्वों में पढ़ा था, संक्रमण तत्वों में, कि जो फेरस होता है वो सबसे अधिक सहायक होता है मिश्रण धातु बनाने के लिए। तो ये किसके साथ मिश्रण धातु बनाने में सहायक होता है? लैंथेनॉइड्स के साथ। और लैंथेनॉइड्स का जो स्थायी यौगिक है वो FCE, लैंथेनाइड का जो स्थायी यौगिक है वो CeOS ट्वाइस होता है। आई होप कि आप सभी को ये सारी वीडियोस समझ में आई होगी। अरे यार क्या बोलूं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की लेकर आएँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।